इमरान ने कार रोक दी। दूर तक सरसब्ज पहाड़ियां बिखरी हुई थीं और सूरज इन पर नारंगी रंग बखेरता हुआ मगरिब में छुप रहा था। दूर की पहाड़ियों पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। वो कार से नीचे उतरकर दूरबीन लगाए हुए चारों तरफ देखने लगा। इसे अंदाजा नहीं था कि अभी और कितना चलना पड़ेगा। इन अतराफ में पहली बार इसका गुजर हुआ था। अभी तो इसे सड़क के किनारे वो निशान भी नहीं मिला था जहां रुककर इसे आगे जाने के लिए रास्ता तलाश करना था। सरदारगढ़ पीछे रह गया था। इसे सरदारगढ़ से 10 मील आगे जाना था। इसने दूरबीन आंखों से हटा दी और कार से काफी का तरमोस निकालकर इसके ढक्कन में काफी उंडेली और ठंडी पायों के साथ इसे खत्म करने के बाद फिर स्टीयरिंग संभाल लिया। लेकिन अभी कार स्टार्ट भी नहीं हुई थी कि पिछली मोड़ पर इसे घोड़ों की टापें सुनाई दी और साथ ही फजा में 2 सुरीले किस्म के कहकहे भी लहराए। इमरान मुड़कर देखने लगा। दोनों जवान लड़कियां टट्टुओं पर सवार इस तरफ आ रही थीं, मगर ये पहाड़ी दहकानों में से नहीं थी, क्योंकि इनके जिस्मों पर जदीद तर्ज का शहसवारी का लिबास था और इनके गुंगरियाली बाल मगरिबी तराश के थे। वो इमरान को घूरती हुई करीब से गुजर गईं। ये सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी और इनके टट्टू बराबरी से इतने फासले से चल रहे थे कि इनके दरमियान से कार निकाल ले जाना आसान काम नहीं था। जब वो अगले मोड़ पर नजरों से ओझल हो गई तो इमरान ने दोबारा अपनी 2 सीटर स्टार्ट कर दी, लेकिन इस मोड़ से गुजरने के बाद फिर वही मसला दरपेश रहा। यानी इतनी जगह नहीं थी कि वो इन दोनों के दरमियान से कार निकाल ले जाता। इसने पैदल पे कई बार हारन दिया, लेकिन टट्टुओं के दरमियान फासले में कोई तब्दीली वाक़या ना हुई और लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखकर सिर्फ हंस पड़ी। मैं इस तफरी में जरूर शिरकत करता, इमरान चीख कर बोला, लेकिन मुझे जल्दी है। बराए करम अपने टट्टुओं को एक तरफ कर लीजिए। लेकिन बेसूद। टट्टू इसी अंदाज में चलते रहे। खुदा तुमसे समझे, इमरान आयता से बड़बड़ाया और इसकी कार आहिस्ता आहिस्ता रेंगती रही। लेकिन वो इस वीरान सड़क पर इन टट्टू नवाजों की मौजूदगी पर मुतहय्यर जरूर था। वो कार रोक कर उतर पड़ा और फिर इसने टट्टुओं के दरमियान पहुंचकर इनकी बागें पकड़ ली। लड़कियां इसकी बेतकल्लुफी पर मुतहय्यर रह गईं, लेकिन वो कतई खौफजदा नहीं थी, क्योंकि इमरान की शख्सियत में कोई ऐसी चीज थी ही नहीं जिसका रौब दूसरों पर पड़ सकता। वो सर से पैर तक अहमक नजर आ रहा था। लड़कियां इसे चंद लम्हे घूरती रहीं। फिर एक ने जल्लाए हुए लहजे में पूछा, क्या बात है? अल्लाह के नाम पर। इमरान ने किसी घिसे हुए फकीर की तरह दांत निकाल दिए। क्या बकवास है? हमेशा दुआ देता रहूंगा, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? ये न समझना कि हम तनहा हैं। दूसरी लड़की आंखें निकाल कर बोली, मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ टट्टू भी हैं। अल्लाह के नाम पर ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। यहाँ आस पास कोई नहीं है। पीछे हटो, पहली लड़की खुर्राई और एक बैक इसने .25 का पिस्तौल निकाल लिया। अरे बाप रे! इमरान बुखलाकर पीछे हट गया। मैं तो भीख मांग रहा था। मरम्मत। दूसरी लड़की ने पहली की तरफ देखकर आंख दबाई। एक पैकेट चिंगम अल्लाह के नाम पर। इमरान ने हाँक फिर लगाई। चिंगम चाहिए? दूसरी लड़की ने पूछा। हाँ, खुदा भला करे, करीब आओ। इमरान आगे बढ़ा, फिर बड़ी तेजी से पीछे हट गया, क्योंकि लड़की का दाहिना हाथ पूरी कुव्वत से घूमा था। वो इमरान के पीछे हट जाने पर जोंक में गिरते गिरते बची। खुदा गारत करे तुम्हें, इमरान बसौर कर बोला। फकीरों से हाथापाई करती हो? अभी बसम कर दूंगा। अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है, मगर खानदानी फकीर हूँ। कभी कभी बरकत के लिए मांग लेता हूँ, मगर ऐसी जगह जहाँ कोई ना जानता हो कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। इमरान ने यह सब कुछ इंतहाई संजीदगी से कहा था। लड़कियां अब भी इसे घूर रही थी। रास्ते से हट जाओ, इस लड़की ने कहा जिसके हाथ में पिस्तौल था। अफसोस कि मैं अपनी बीन गरबूर आया हूँ, तब तो आपको यकीन आता कि मैं फकीर हूँ। साम भी इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन ठहरिए। इमरान अपने कोट के अंदरूनी जेब में हाथ डालने ही वाला था कि लड़की ने कड़क कर कहा, खबरदार, अपने हाथ उठाए रखो, फिर तो मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता कि मैं फकीर हूँ। इमरान ने मायूसी से कहा, यकीन के लिए तुम्हारी कार ही काफी है। दूसरी लड़की बोली, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि खुदा का दिया सब कुछ मौजूद है, मगर मैं खानदानी फकीर हूँ। मेरे खानदान के लोग दिन भर तिजारत, शायरी और नौकरी करते हैं, रात भीख मांगने के लिए होती है। हमारे बुजुर्गों का कौल है कि अपनी असलियत ना भूलो। बड़े डफर हैं तुम्हारे बुजुर्ग। तुम्हारे बुजुर्ग कैसे हैं? इमरान ने पूछा। इतने डफर भी नहीं हैं। तो फिर अगर तुम कोशिश करो तो मैं भी इन्हें अपना बुजुर्ग बना सकता हूँ, इमरान ने कहा, और वो लड़की शर्मा कर इसे बुरा भला कहने लगी। अल्लाह के नाम पर। इमरान ने फिर हाँक लगाई। तुम नहीं हटोगे? पहली लड़की दाढ़ी। एक पैकेट चिंगम मेरे खत्म हो गए हैं, मैं गोली मार दूंगी। मार दो। तुम भी क्या याद करोगी किस फकीर से वास्ता पड़ा था?
अचानक इसने अपना टट्टू इमरान पर दौड़ा दिया, लेकिन वो आगे निकली चली गई क्योंकि इमरान बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया था। टट्टू दौड़ता रहा, शायद वो बेकाबू हो गया था। देखा तुमने, इमरान ने दूसरी लड़की से कहा, ये था फकीरों से दिल लगी का नतीजा। अब वो इसे खड्ड में गिरा देगा और हड्डियां चूर हो जाएंगी। हटो सामने से, मुझे जाने दो। दूसरी लड़की कुछ नर्वस सी नजर आने लगी थी। एक पैकेट चिंगम, वरना तुम्हारा भी यही हशर होगा। तुम्हारे पास पिस्तौल भी ना होगा। है मेरे पास। झूठ, सफेद झूठ। होता तो अब तक तुम भी निकाल चुकी होती। सामने से हट जाओ, भाग छोड़ो। एक पैकेट चिंगम। कुत्ते हो तुम, लड़की ने शिकार के थैले में हाथ डालते हुए कहा और च्युइंगम का पैकेट निकालकर इसकी तरफ उछाल दिया। खुदा जीता रखे, इमरान ने इसे संभालते हुए कहा। जाओ, अब तुम जा सकती हो, लेकिन अब अगर रास्ते में कहीं तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मामला एक पैकेट चिंगम पर नहीं टलेगा, समझी? इमरान एक तरफ हट गया और वो टट्टू को महमीज करके आगे बढ़ गई। इमरान फिर कार में आ बैठा। वो सोच रहा था कि ये लड़कियां करीब जवार में ही कहीं रहती होंगी, वरना इस तरह लंबा सफर करना तो करीन कयास नहीं। वैसे इस लड़की के पास किसी पिस्तौल की मौजूदगी ने इसे उलझन में डाला था। वो जानता था कि इन अतराफ में रहने वाले ज्यादातर सरमायादार किस्म के लोग हैं। सरदारगढ़ अपने नवाही इलाकों समेत मिट्टी के तेल के चश्मों का बहुत बड़ा मरकज था और यहाँ की आबादी मजदूरों, क्लर्कों, ताजरों और सरमायादारों पर मुश्तमिल थी। 50 साल पहले तो यहाँ खाक भी नहीं उड़ती थी क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका था। इमरान अपनी जिंदगी में शायद तीसरी बार सरदारगढ़ आया था, लेकिन इस हिस्से तक आने का पहला इत्तेफाक था। इन दोनों लड़कियों के मुतालिक सोचते हुए इसने कार स्टार्ट कर दी। हो सकता है वो इस मकाम से वाकिफ रही हों जहां इमरान को पहुंचना था। लड़कियों से दोबारा मुलाकात होने में देर नहीं लगी। वो टट्टुओं से उतरकर एक चट्टान पर बैठी इमरान की रुकती हुई कार को घूर रही थी। इमरान कार से उतरकर सड़क पर खड़ा हो गया। लड़कियां खामोश बैठी रही। फिर इमरान इनकी तरफ बढ़ा। मैं दरअसल, इमरान कुछ कहते कहते रुक गया, मगर दूसरी लड़की ने इसका जुमला पूरा कर दिया। अब आप लोगों को बीन सुनाकर सांप दिखाऊंगा। मुझे अफसोस है, बीन और सांप घर छोड़ आया हूँ, लेकिन आपको कुछ जरूर दिखाऊंगा। दूर ही रहना, पहली लड़की बिगड़ कर बोली, वरना सचमुच गोली मार दूंगी। तुम्हारी बदौलत मेरे पैर में चोट आ गई है। टट्टू की बदौलत, इमरान ने मगमूम आवाज में कहा। किसी खातून को टट्टू पर बैठे देखकर मुझे हमेशा गहरा सदमा होता है। क्यों पीछे पड़े हो हमारे? अपना रास्ता लो। रास्ता तो आप ही ने रोका था, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अब मुझे रास्ता बताइए, इसके एवज में आपका दिल खुश कर दूंगा। शाम तो नहीं मेरे पास, मगर इमरान ने अपने कोट की जेब में हाथ डालकर एक डब्बा निकाला और इसका ढक्कन उठाते हुए इसे इनके सामने पेश कर दिया। डब्बे में 5 बड़े बड़े बिच्छू थे। इनके लिए बीन जरूरी नहीं है क्योंकि ये भी भैंस ही की बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, इमरान ने कहा। लड़कियां चौंक कर एक दूसरे की तरफ मानेखेज अंदाज में देखने लगी। इमरान अंदाजा नहीं कर सका कि इन्हें हैरत थी या वो खौफजदा हो गई थी। अब आप मुझे रास्ता बताइए, इसने अहमकाना अंदाज में कहा। मैं नहीं समझी, इस लड़की ने कहा जिसने कुछ देर पहले पिस्तौल निकाला था। मैं दाराब कैसल जाना चाहता हूँ। ओह, वो फिर दूसरी लड़की की तरफ देखने लगी और फिर एक बैक इसका रवैया बदल गया। वो मुस्कुरा कर बोली, दाराब कैसल? हाँ, नाम तो सुना है। ओहो, वही तो नहीं जहाँ सरदार दाराब रहते हैं? वही वही, इमरान सर हिलाकर बोला। मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। मगर ये कैसे मुमकिन है? लड़की ने बड़े बोलेपन से कहा। आप कार पर हैं और हम टट्टुओं पर। कार 2 सीटर है, वरना मैं टट्टुओं को इसमें जोत देता, इमरान ने मायूसाना अंदाज में कहा। ओहो, कोई बात नहीं, लड़की ने कहा। मैं आपके साथ बैठ जाऊंगी और ये, इसने दूसरी लड़की की तरफ इशारा किया, मेरा टट्टू लेकर आ जाएगी। नहीं, आप दोनों कार से जाइए, मैं दोनों टट्टुओं पर बैक वक्त सवार होकर चलूंगा, इमरान ने खाकसाराना लहजे में कहा। आप आदमी हैं या? मैं आदमी ही हूँ, आप मुतमईन रहिए। वैसे भूल जाने का मर्ज बुरी तरह मुझ पर हावी है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए। वो लड़की पत्थर से उठ गई थी और दूसरी लड़की को इशारा करते हुए इमरान के सामने चलने लगी। फिर वो इसके साथ कार में बैठ गई। इमरान ने इंजन स्टार्ट किया। फिलहाल सीधे ही चलिए, लड़की बोली। ओह अच्छा, कार चल पड़ी। इमरान खामोश था। लड़की भी शायद गुफ्तगू नहीं करना चाहती थी, इसके अंदाज से यही मालूम होता था। वो न सिर्फ किसी गहरी सोच में थी, बल्कि चेहरे से तशवीश भी जाहिर हो रही थी। हाँ देखिए, इसने कुछ दूर चलने के बाद कहा, अब कार बाएं तरफ मोड़ दीजिए। इमरान ने इसके कहने पर अमल किया। बाएं तरफ एक पतली सी ढलवान सड़क थी, जिसके बाएं जानिब एक बड़ा सा बोर्ड नस्ब था और बोर्ड पर तहरीर था, ये रास्ता आम नहीं है। हाँ? इमरान आंखें फाड़ कर बोला, ये रास्ता आम नहीं है? इसका क्या मतलब? कहीं आप मुझे किसी मुसीबत में तो ना फंसा दें। ये सड़क सरदार दाराब की मलकियत है और इनकी कयामगाह यानी दाराब कैसल तक जाती है। आप भी वहीं कहीं करीब ही रहती हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, मुख्तसर सा जवाब मिला। तकरीबन 2 फरलांग चलने के बाद इमरान को एक तवील और गलीज इमारत दिखाई दी जो सचमुच किला ही मालूम होती थी। फाटक पर एक संतरी भी मौजूद था। इसने कार को गुजर जाने दिया।
इमरान को इस पर हैरत हुई, लेकिन फिर इसने सोचा मुमकिन है ये लड़की भी इसी इमारत से ताल्लुक रखती हो। दफतन इसने अपने बाएं पहलू में किसी चीज की चुभन महसूस की। फिर दूसरे ही लम्हे में इसे मालूम हो गया कि वो लड़की की पिस्तौल की नाल थी। वो इस वक्त एक बड़े पाए बाग से गुजर रहे थे। फिर कार जैसी ही एक रिहायशी इमारत के सामने पहुंची, लड़की ने तहकमाना लहजे में कहा, गाड़ी रोक कर इंजन बंद कर दो। इमरान ने बेचुओं चारा तामील की, लेकिन इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, एक मानीखेज सी मुस्कुराहट। अब चुपचाप नीचे उतर आओ। उतर आया चुपचाप, इमरान ने उतरते हुए कहा। अगला प्रोग्राम, चलो। इसने इसे पिस्तौल की नाल से धक्का दिया। इमरान चलने लगा। फिर वो इस वसी दालान पर पहुंचकर रुक गए जहां 11 आदमी मुलाजमों की वर्दी में खड़े थे। बाबा कहाँ हैं? लड़की ने इन्हीं में से एक को मुखातिब किया। शतरंज खेल रहे हैं हुजूर। अच्छा, इस आदमी को पकड़ कर कहीं बंद कर दो। हाँ, ये क्यों? इमरान अहमकाना अंदाज में बोला। ये दाराब कैसल नहीं है? तुम दाराब कैसल में हो? लड़की ने इसके पहलू से रिवॉल्वर हटाते हुए कहा। नौकर इसे नगरे में ले चुके थे और तुम मुझे बंद करा रही हो। इस खबर से सरदार दाराब को सदमा पहुंचने का अंदेशा है। बंद कर दो, लड़की ने तहकमाना लहजे में कहा। नौकरों के हाथ लगाने से कबल ही इमरान इनके नरगे से निकल गया और एक जगह रुकता हुआ बोला, तुम मुझे बंद करने की जगह दिखा दो, मैं खुद ही बंद हो जाऊंगा, वरना हो सकता है कि तुम्हें इन लोगों के इलाज पर काफी रुपया सर्फ करना पड़े। पिस्तौल की नाल फिर इमरान की तरफ उठ गई। ए, तुम लोग इसे देखो, मैं भी आई। हाँ, ये ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला। नौकरों ने फिर इसे घेर लिया, लेकिन करीब पहुंचकर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं पड़ी। लड़की अंदर जा चुकी थी। इमरान बड़ी लापरवाही से चिंगम कुचलता रहा। नौकर एक दूसरे की तरफ मानीखेज नजरों से देख रहे थे। कुछ देर बाद लड़की वापस आ गई। इसके साथ 2 आदमी और भी थे। दोनों सनरसीदा और अच्छी सेहत वाले थे। बाबा, लड़की ने एक को मुखातिब करके इमरान की तरफ इशारा किया। यही है। बूढ़े ने अपनी नाक पर ऐनक जमा कर इमरान को नीचे से ऊपर तक देखा और फिर ऐनक उतार कर इसके शीशे साफ करने लगा। वो चुंदियाई हुई आंखों से इमरान की तरफ देखता भी जा रहा था। दोबारा ऐनक लगाकर इसने एक तवील सांस ली और फिर लड़की की तरफ देखने लगा। इसके पास बिच्छू मौजूद हैं, लड़की बोली। हाँ, कहाँ है? क्यों, तुम बिच्छू? वो इमरान की तरफ देखकर बड़बड़ाया। मैं बिच्छू नहीं हूँ, इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा। मैं हूँ, यानी कि अली इमरान, MSc DS और PhD। मैं पूछता हूँ, तुम्हारे पास बिच्छू हैं? बूढ़े ने बनाकर कहा। क्या आप सरदार दाराब हैं? इमरान ने पूछा। ओह जहन्नम में गया सरदार दाराब, अब तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? जी हाँ, मेरे पास बिच्छू हैं। तब मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा, समझ गए? जी हाँ, बिल्कुल समझ गया, इमरान ने बड़े आसूदा अंदाज में सर हिलाकर कहा। कहाँ है बिच्छू? मेरी जेब में। लेकिन शायद आप सरदार दाराब हैं। सरदार दाराब की ऐसी की तैसी, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, निकालो बिच्छू। इमरान ने बिच्छू का डब्बा निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। ओहो, बूढ़े की आंखें हैरत से फैल गईं। मुझे सर सुल्तान ने भेजा है, इमरान ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें? बूढ़े ने नीचे से ऊपर तक इसका जायजा लिया। इमरान इस वक्त सर तापा हमाकत नजर आ रहा था। जी हाँ, मुझे। अंदर, बूढ़े ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। इमरान फौजियों के से अंदाज में चलता हुआ दरवाजे में मुड़ गया। दोनों लड़कियां पाए बाग में थीं। रात के 9 बजे थे। गुसर्दी शदीद थी, लेकिन निखरी हुई चांदनी भी इतनी ही दिलकश थी कि वो दोनों इस वक्त छत के नीचे ना रह सकी। इनमें से एक सरदार दाराब की पोती थी, वही जिसने इमरान पर पिस्तौल तान लिया था, और दूसरी इसकी सहेली जो इन दिनों इनके साथ मुकीम थी। दोनों ही एडवेंचर की दिलदादा थी। वो टट्टुओं पर बैठकर निकल जाती और सारा दिन पहाड़ियों में भटकती फिरती। दोनों के मशागिल और शौक करीब करीब यकसां थे। वो पहाड़ियों में खुश रंग परिंदों के पर तलाश करती, मुख्तलिफ रंगों के संग्रेजे इकट्ठे करती और साथ ही जड़ी बूटियों के मुतल्लिक तहकीकात भी जारी रखती। सरदार दाराब की पोती शाहिदा के पास जड़ी बूटियों से मुतल्लिक एक मोटी सी किताब थी। वो इसे अपने शिकार के थैले में डाले रखती। इसकी सहेली बल्कीस को जड़ी बूटियों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन शाहिदा की खातिर वो भी कटीली जड़ियों से अपनी उंगलियां जख्मी कर लेती। आज भी वो हस्बे मामूल दिन भर इधर उधर भटकने के बाद शाम को घर वापस आ रही थी कि रास्ते में इमरान आकर टकराया और शाहिदा इसे कैदियों की तरह यहाँ तक ले आई थी। लेकिन तवक्कात के खिलाफ जब इसे सरदार दाराब का रवैया दोस्ताना नजर आया तो बड़ी मायूसी हुई। वैसे अपनी दानस्त में इसने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था और अब इस वक्त बल्कीस इसके मुतालिक पूछ रही थी। मैं क्या बताऊं, शाहिदा कह रही थी। मैं तो ये समझी कि बाबा बिच्छुओं का डब्बा देखते ही इसे गोली मार देंगे। आखिर बात क्या थी? मैं यहाँ बिच्छुओं का तस्करा बहुत सुन चुकी हूँ। तुमसे कई बार पूछना चाहा, लेकिन फिर भूल गई। बाबा का ख्याल है कि हमें इसका तस्करा किसी से ना करना चाहिए। बाबा का ख्याल बाबा के साथ, न तुम बाबा और न मैं बाबा हूँ, बल्कीस हंसकर बोली। मुझे इख्तलाज होता है इस तस्करे से। मैं इस बुद्धू के मुतालिक कुछ बातें करना चाहती हूँ।
जो इस वक्त बड़े मजे में बाबा के साथ शतरंज खेल रहा है। शतरंज खेल रहा है? बल्कीस ने हैरत का इजहार किया, फिर यकबयक जोर से हंस पड़ी। हंसती ही रही, हत्ता कि शाहिदा ने झंझलाकर इसके गाल नोचने शुरू कर दिए। अर्रो! बल्कीस इसे धकेलती हुई बोली, हो सकता है कि वो तुम्हारा मंगेतर हो। क्या बकवास है, मुझे यकीन है तुम्हारे बाबा की हरकतें अजीब होती हैं। शट अप, वो जक्की नहीं है। क्या इन्हें लोगों को मुतहय्यर करने का खप्त नहीं है? हो सकता है ये सब कुछ इन्हीं की ईमा पर हुआ हो, वरना कोई आदमी इतना ढीठ नहीं हो सकता जितना वो बुद्धू है। इसे किसी सरसुल्तान ने भेजा है, शायदा बुड़बुड़ाई। सरदार दाराब की पोती के लिए सरों और नवाबों के रिश्ते ही आएंगे। तुम नहीं समझती, फजूल बकवास मत करो, शाहिदा फिर झंझला गई। मैं क्या नहीं समझती, सब कुछ समझती हूँ। क्या समझती हो? वही जो बता चुकी हूँ। तुम अहमक हो। अहमक होने से मेरी कही हुई बात में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। खत्म करो अब ये तस्करा, वरना मैं तुम्हें मार बैठूंगी। जब तक तुम बिच्छुओं वाली बात नहीं बताओगी, गुल खुलासी नहीं होगी, समझी? चलो अंदर, सर्दी बढ़ रही है। नहीं जाऊंगी अंदर, बल्कीस इसे अपनी तरफ खींचती हुई बोली। मुझे बताओ बिच्छुओं के बारे में। अरे खुदा के लिए तुम चलो तो अंदर, बताऊंगी, लेकिन तुम इसका तस्करा किसी से ना करोगी। मुझे तो इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती। बाबा ना जाने क्यों इसे छुपा रहे हैं। इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं चूंकि इस वक्त वहां मौजूद थी, इसलिए मुझे इल्म हो गया, वरना मुझे भी खबर ना होती। किस बात की खबर ना होती? बस अंदर चलो, यहाँ नहीं। वो दोनों बाएं बाग से इमारत में चली गईं। तवील राहदारी से गुजरते वक्त बल्कीस एक जगह रुक गई। चलो यहाँ से, किसको भी, शायद इसे धकेलते हुए ऐसे से बुड़बुड़ाई। अगर बाबा की नजर पड़ गई तो घंटों बोर करेंगे। लेकिन बल्कीस वहां से ना हटी। वो सामने वाले कमरे में सरदार दाराब और इमरान को शतरंज खेलते हुए देख रही थी। दफतन सरदार दाराब चीखा, ये क्या कर रहे हो? पैदल है साहबजादे, घोड़ा है। पैदल है साहबजादे, घोड़ा है। इमरान ने इसका मोहरा पीट कर एक तरफ डालते हुए कहा, पागल हो गए हो तुम? पैदल है, डाई घर पर मोहरा पीट रहे हो। पैदल नहीं, घोड़ा है, इमरान ने फिर इसी अंदाज में कहा। आप चाल चलिए। क्या तुम्हारी आंखें कमजोर हैं? दिखाई नहीं देता? सरदार दाराब अब जला गया। बिल्कुल ठीक है, आंखें दिखाई देता है। यार तुम आदमी हो या? सरदार दाराब उठकर चारों तरफ देखने लगा। दफतन इसकी नजर बल्कीस पर पड़ी और वो हाथ हिलाकर बोला, यहाँ आओ, यहाँ आओ बल्कीस। शाहिदा, ये लड़का पागल हो गया है। देखा तुमने? खुदा गारत करे, शाहिदा बुड़बुड़ाई। फिर इन्हें कमरे में जाना ही पड़ा। सरदार दाराब अब 75 साल का एक सेहतमंद बूढ़ा था। मुझे गनी ऊपर को चढ़ी हुई थी, थोड़ी पर दाढ़ी बनाते थे। अलबत्ता इनकी आंखें जरूर कमजोर थी। ऐनक के मोटे शीशे यही जाहिर करते थे। इसने हाथ हिलाकर बल्कीस से कहा, जरा देखना, ये साहबजादे इसे घोड़ा फरमाते हैं। बल्कीस भी साथ पर झुक गई, फिर सीधी खड़ी होते हुए बोली, आपका ख्याल दुरुस्त है। देखा? सरदार दाराब इमरान की तरफ देखने लगे। देख लिया, इसने जवाब दिया। फिर अचानक इन दोनों की तरफ मुड़कर बोला, क्या बात है, मैं दो आदमियों के खेल में दूसरों की दखलंदाजी नहीं पसंद करता। अकल के नाखुन लो। बूढ़ा बिगड़ कर बोला, तुम अजीब आदमी हो। मैं कह रहा हूँ कि इस पैदल को हटाकर मेरा मोहरा यहाँ रख दो। आप ख्वामख्वाह अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इमरान ने भी जंजलाहट का मुजाहरा किया। आपको ख्वामख्वाह मेरे घोड़े को पैदल बनाने से क्या मिल जाएगा? ये घोड़ा नहीं पैदल है। बल्कीस फिर बोली, मैं आपसे नहीं पूछ रहा। मैंने आज तक कोई औरत नहीं देखी जो शतरंज खेलती हो या हुक्का पीती हो, इसलिए आपकी बात की क्या सनद हो सकती है? आप क्रैक हैं, बिल्कीस ने कहा। हियर यू आर। सरदार दाराब अब मेज पर हाथ मारकर उछला। क्रैक बिल्कुल मुनासिब लफ्ज है। क्या मुनासिब है? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। यार क्यों बाजी चौपट कर रहे हो? सरदार दाराब उकता कर बोला। ठहरिए। इमरान कोट की जेब में हाथ डालकर कुछ टोलने लगा। फिर दूसरे ही लम्हे वो मुहद्दिब शीशे से इस मोहरे को देख रहा था जिसके मुतालिक सरदार दाराब का दावा था कि वो पैदल है। आखिर कुछ देर बाद इसने मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर कहा, आई एम सॉरी, ये यकीनन पैदल ही है। ओह! सरदार दाराब होंठ सकोड़ कर रह गया। यहाँ से खेल दोबारा शुरू हुआ। शाहिदा बल्कीस को टहूके मार मार कर वहां से चलने का इशारा कर रही थी, लेकिन बल्कीस टस से मस ना हुई। आखिर शाहिदा जंजला कर तन्हा वहां से चली गई। बल्कीस कुर्सी खींच कर मेज के करीब बैठ गई। बैठो बैठो, सरदार दाराब छू कर बोला। मगर खैर, आप शह बचाइए जनाब। इमरान धाड़ा। कहाँ से शह पड़ रही है? सरदार दाराब अब गुस्सीली नजरों से देखने लगा। यहाँ से। इमरान ने एक मोहरे की तरफ इशारा किया। क्या मैं अपना सर पीट डालूं? सरदार दाराब इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। पीट डालिए। इमरान इस अंदाज में सर हिलाकर बोला जैसे वो जुशांदर पीने का मशवरा दे रहा हो। किस तरह शह पड़ रही है, मुझे बताओ ना। इस फील की शह, इमरान ने लापरवाही से कहा। ये फील है? सरदार दाराब सवाले अंदाज में दाड़ा। अपनी तरफ तो फील ही कहलाता है, आपकी तरफ शुतर कहते हैं, तो चलिए यही सही। दफतन बल्कीस ने इमरान की जेब में हाथ डाल दिया और इसमें से मुहद्दिब अदसा निकाल कर इमरान के हाथ में देते हुए बोली, नजरसानी कीजिए। शुक्रिया, इमरान ने खुरदरे लहजे में कहा और मुहद्दिब शीशे से मोहरे का जायजा लेने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला, आई एम सॉरी मिस्टर, ये वाकई टट्टू घोड़ा है। बस करो, अब खेल चुके तुम। सरदार दाराब ना खुशगवार लहजे में बोला। ये हकीकत है कि आज तक शतरंज में कोई भी मेरे आगे नहीं टिक सका। ऐसे बेतुके खेल में कौन ठहर सकेगा?
क्या फरमाया आपने? मैं बेतुका खेलता हूँ। इमरान बिगड़ गया। नहीं, बड़े तुक से खेलते हो, कभी पैदल घोड़ा हो जाता है और कभी फील घोड़ा। अरे जनाब, अच्छों से गलती हो जाती है। बात दरअसल ये है कि मेरे अपने मोहरे दूसरे किस्म के हैं, यानी फील पर ऊंट की शक्ल बनी हुई है, घोड़े पर टट्टू की, रुख पर मधुबाला की, वजीर पर बिज्जू की, बादशाह पर उल्लू की और पैदल पर शाह फारूक की। अब तो कहने का मतलब ये कि आपके मोहरे दूसरी किस्म के हैं, मुझे धोखा हो सकता है। इस दौरान में बल्कीस बेतहाशा हंस रही थी। अचानक इमरान इस पर बिगड़ उठा। आप क्यों हंस रही हैं? क्या मैं उल्लू हूँ? चलो यार, सरदार दराब ने हाथ उठाकर कहा। चाल चलो, इस बाजी से मेरा दिल उकता गया है। इमरान बुरा सा मुंह बनाए हुए बिसात की तरफ मुतवज्जा हुआ और बल्कीस वहां से उठकर पंजों के बल दौड़ती हुई शाहिदा के कमरे में आई। वो बिस्तर पर जा चुकी थी। बल्कीस को इस तरह कमरे में दाखिल होते देखकर उठ बैठी, मगर बल्कीस हंस रही थी। क्या बेहूदगी है? ओह, बल्कीस इसके चेहरे के करीब उंगली नचाकर बोली। अरे तुम्हारा मंगेतर बड़ा ग्रेट आदमी है, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे बाबा जैसे आदमी का भी मगज खा जाएगा। खामोश रहो और बैठ जाओ, शाहिदा ने तहकमाना लहजे में कहा। बिच्छू, बल्कीस उंगली उठाकर बोली। मैं कहती हूँ वो किसी की शरारत ही थी, बाबा ख्वामख्वा इसे अहमियत देते हैं। अब तुम पूरी बात ढंग से बताती हो या मैं तुम्हारा गला घोंट दूं? बल्कीस ने चढ़कर कहा। बस जरा सी बात है, शाहिदा ने एक तवील सांस लेकर कहा। तुम जानती हो कि बाबा बहुत कसरत से सिगार पीते हैं, खसूसन मुताले के वक्त, तो करीब करीब सिगार इनके होंठों में ही दबा रहता है। एक खत्म हुआ, इन्होंने दूसरा सुलगाया। सिगार का डब्बा मेज पर होता है और किताब पर नजरें जमाए हुए इसे टटोल कर खोलते हैं और सिगार निकाल कर उंगली में दबा लेते हैं। आज से एक हफ्ता पहले की बात है, वो लाइब्रेरी में किसी किताब का मुताला कर रहे थे, मैं भी वहाँ मौजूद थी। वो शायद सिगार का डब्बा अपने कमरे में ही भूल आए थे। जैसे ही इनके होंठों में दबा हुआ सिगार खत्म हुआ, इन्होंने मुझसे कहा मैं सिगार का डब्बा इनके कमरे से उठा लाऊं। शायद खामोश होकर कुछ सोचने लगी। वैसे इसकी आंखें भी खुमारालूद हो चली थी। बार बार झुकती हुई पलकों पर नींद का दबाव साफ नजर आ रहा था। फिर क्या हुआ? बल्कीस ने इसे टोका। मैं सिगार का डब्बा लेकर लाइब्रेरी में वापस आई। फिर बाबा ने मुझसे एक सिगार निकालने को कहा, मगर जैसे ही मैंने डब्बा खोला, मेरी चीख किसी तरह न रुक सकी। डब्बे में 5 बड़े बड़े बिच्छू थे। बाबा मेरी चीख सुनकर उछल पड़े और फिर इन्होंने भी बिच्छुओं को देखा। इनके चेहरे पर सिर्फ हैरत के आसार थे। वो कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, मैं इस वाक़े का तस्करा किसी से ना करूं। बड़ी अजीब बात है। बल्कीस की पेशानी पर शिकनें पड़ गईं। आखिर डब्बे में बिच्छू कैसे पहुंच सके होंगे? और फिर 1-2 भी नहीं, पूरे 5 अदद। मगर बाबा ने किसी इसका तस्करा करने की ममानियत क्यों कर दी है? खुदा जाने। फिर सवाल ये पैदा होता है कि सिगार के डब्बे में बिच्छू रखने वाला चाहता क्या था? अगर कहा जाए कि बाबा के किसी अजीज ने यह हरकत की होगी, तो ये सोचना पड़ेगा कि इससे किस किस्म का नतीजा बरामद होने की तवक्का थी। अगर कोई बाबा की दौलत के लिए नहीं, ये ख्याल भी फजूल है। इस सवाल में बिच्छू की बजाय सांप रखा जाता। फिर मैं क्या बताऊं? अब वो एक आदमी, इसके पास भी सिगार के डब्बे में 5 बिच्छू मौजूद हैं और ये बाबा का पता दरियाफ्त करता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। ठहरो, बल्कीस हाथ उठाकर बोली। 2 बातें मेरी समझ में आ रही हैं, या तो बिच्छू बाबा ने रखे थे या तुमने। क्या बकती हो, हम लोग क्यों रखने लगे? शाहिदा ने नाखुशगवार लहजे में कहा। अगर ये बात नहीं है तो फिर मुझे बिच्छू का मकसद समझा दो। मतलब ये कि बिच्छुओं को जिसने भी डब्बे में रखा होगा, कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। अरे तो तुमने बहस क्यों छेड़ दी? इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। तो गोया तुम्हें अफसोस भी ना होता अगर बाबा के हाथ में बिच्छुओं के डंग लग जाते? अफसोस क्यों ना होता? फिर तुम इस किस्से को फैलने से क्यों रोकती हो? क्या बाबा ने इसकी इत्तला पुलिस को दी थी? खुदा जाने, मुझे इल्म नहीं है। बल्कि थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, कुछ भी हो, ये आदमी है दिलचस्प। पता नहीं हकीकतन अहमक है या दूसरों को उल्लू बनाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया है। खत्म करो। शाहिदा हाथ उठाकर जमा ही लेती हुई बोली, मुझे नींद आ रही है। खुदा करे ये तुम्हारा मंगेतर ही निकले। बाबा से कुछ बैद नहीं है। शट अप, शाहिदा ने कहा और लेटकर चादर खींच ली।